वंदे मातरम विद्यार्थियों और किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों, आज मैं आपको भूगोल से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बारे में बताऊंगा। और वो टॉपिक ये है कि मैदानों या धरातल की अपेक्षा पहाड़ों पर तापमान कम क्यों होता है। आपने महसूस किया होगा कि कई लोग गर्मियों के दिनों में घूमने के लिए पहाड़ों पर जाते हैं, ऊंचे स्थानों पर जाते हैं जहाँ तापमान कम होता है, जबकि मैदानों में या समतल जमीन पर तापमान बहुत अधिक होता है। अब इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है या भौगोलिक जो कारण है वो मैं बताऊंगा। कई लोग इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं लेकिन उनके पीछे के जो वास्तविक जो कारण है उनको नहीं जान पाते, और इस कारण से जब भी किसी कंपटीशन में कुछ प्रश्नों को थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं तो वो सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो मैं आज प्रयास कर रहा हूँ कि इसके संबंध में जो बेसिक जो भूगोल के कॉन्सेप्ट है पहले तो उनको बताऊंगा और फिर कारण बताऊंगा कि क्यों पहाड़ों पर तापमान कम होता है। जबकि एक मैं सामान्य बात आपको बताता हूँ। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ जैसे एक चित्र दिया हुआ है और लिखा हुआ है वाई आर माउंटेन्स कूलर देन द प्लेन्स, यानी कि जो पहाड़ है वो मैदानों की अपेक्षा ठंडे क्यों रहते हैं। अब आपने जैसे गौर किया होगा कि पर्वतों पे तापमान है, जैसे एवरेस्ट वगैरह पे जाएंगे तो आपको तापमान 0 डिग्री मिलेगा या शून्य से भी काफ़ी नीचे माइनस में तापमान मिलेगा, या सामान्य रूप से जो ऊंचे पर्वत स्थल है वहाँ 10-15 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक तापमान मिलेगा। अब जैसे भारत के जो भी हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ तापमान काफ़ी कम होता है। राजस्थान की बात की जाए तो माउंट आबू में जाएंगे तो वहाँ तापमान मैदानों की अपेक्षा काफ़ी कम होता है, जबकि धरातल पे तापमान है सामान्य रूप से 35 से 45 डिग्री और गर्मियों में कभी कभार 50 डिग्री तक चला जाता है। तो जबकि एक सामान्य रूप से देखा जाए तो जो दूरी का अपन अनुमान करते हैं कि जैसे सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन उसमें से भी अगर मान लो देखा जाए तो जैसे एवरेस्ट की बात की जाए तो एवरेस्ट पृथ्वी से 8,848 मीटर यानी कि लगभग 9 किलोमीटर ऊंचा है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है, तो एक तो धरातल से सूर्य की दूरी जो आप देख पा रहे हैं वो, और एक जो एवरेस्ट से सूर्य की दूरी के बीच में कम से कम 9 किलोमीटर का अंतर है, यानी ऊपर का जो भाग है वो सूर्य के अधिक अपेक्षाकृत नज़दीक है। तो हिसाब से ये होना चाहिए कि जो भाग नज़दीक होगा उसमें गर्मी ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे अपन सामान्य जीवन में देखते हैं कि कहीं आग जल रही है या कोई जो उष्मा का स्रोत है उसके पास में जाएंगे तो जो उष्मा है या गर्मी बढ़ेगी, उससे दूर जाएंगे तो गर्मी कम होगी। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है कि जो पहाड़ी स्थान है वो ऊंचे हैं, और ऊंचे का मतलब हो गया सूर्य की तरफ नज़दीक है, वहाँ पर तापमान कम है, लेकिन जो मैदान है वो सूर्य से थोड़े दूर है तुलनात्मक रूप से। हालांकि सूर्य और पृथ्वी की दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर, उसमें ये कुछ किलोमीटर का कोई मायना नहीं रखता, लेकिन ये सामान्य सोचने वाली बात है। और कई जो स्टूडेंट है वो इस बात को समझ नहीं पाते और 10वीं 12वीं कर लेते हैं, लेकिन उनके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता ही नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस कारण से पहाड़ ऊंचे होने के बावजूद भी ठंडे होते हैं, जबकि मैदानी भाग है वो सूर्य से अपेक्षाकृत तुलनात्मक रूप से दूर होने के बावजूद भी गर्म होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं कुछ बेसिक जो भूगोल के कॉन्सेप्ट है वो आपको बताना चाहूँगा, तभी ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। तो अब जैसे कुछ सामान्य बातें जो मैं आपको बता दूं कि वायुमंडल का जो तापमान है उसका जो प्रधान स्रोत है वो सूर्य है, यानी वायुमंडल को पृथ्वी को जो भी तापमान मिलता है वो सूर्य से मिलता है। और किंतु प्रत्यक्ष रूप से सूर्य से स्वल्प मात्रा में यानी कम मात्रा में उष्मा मिल पाती है, यानी जो सूर्य से जो प्रकाश आता है वो प्राथमिक रेडिएशन के रूप में आता है और वो उससे वातावरण बहुत कम गर्म होता है, जबकि अधिकांश जो उष्मा है वो पार्थिव ऊर्जा यानी टेरेस्ट्रियल जो एनर्जी से प्राप्त होती है। और ये क्या होगी मैं आगे बता दूंगा। और वायुमंडल सूर्य और पृथ्वी से अलग अलग रूपों में ताप ग्रहण करता है। वायुमंडल जो गर्म होता है उसमें सूर्य और पृथ्वी से अलग अलग रूप में ग्रहण, तापमान की अलग अलग विधियों से वायुमंडल गर्म होता है, और सूर्य से जो प्रकाश मिलता है वो भी अलग अलग विधियों से किस तरह से वायुमंडल के ताप को प्रभावित करता है वो मैं बताऊँगा। और उसका विसर्जन भी होता है, यानी तापमान को वापस छोड़ा जाता है। वायुमंडल के गर्म और शीतल होने की क्रियाएं मुख्य रूप से सीधे सौरिक विकिरण से प्राप्त ऊर्जा द्वारा पृथ्वी से जो 3 विधियां हैं उनसे संबंधित होती है। जैसे एक तो परिचालन जिसको कंडक्शन कहते हैं, संवहन यानी कन्वेक्शन, और विकिरण यानी रेडिएशन। ये 3 विधियां होती है, इसके द्वारा जो वातावरण है वो गर्म या ठंडा होता है। अब एक एक इस विधि को अपन थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि ये क्या होता है। अब इसमें एक थोड़ा और बता दूं कि प्रत्यक्ष जो सूर्यताप से वायुमंडल का गर्म होना सूर्य से ऊर्जा का विकिरण लघु तरंगों के रूप में होता है, यानी जो सूर्य से जो भी किरणें होती है वो लघु तरंगों के रूप में होती है, शॉर्ट वेव्स के रूप में होती है, और उससे वायुमंडल है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित जो भी गैसें हैं या जलवाष्प वगैरह है वो इन लघु तरंगों को ग्रहण नहीं कर पाती। जब वायुमंडल की तरह ये तरंगें पृथ्वी के धरातल से टकराती है तो उसके बाद में दोबारा जब परावर्तित होती है तो वो दीर्घ तरंगों में चेंज हो जाती है, और दीर्घ तरंगों को है वो वायुमंडल की जो गैसें वगैरह है अवशोषित कर पाती है।
तो अब जैसे वायुमंडल में उपस्थित जो भी जलवाष्प आदि है वो सौरिक ऊर्जा का 14% भाग अवशोषित कर पाती है, और इसका लगभग 7% वायुमंडल के निचले भाग में यानी 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैल जाता है। और इससे स्पष्ट है कि न्यून मात्रा में द्वारा वायुमंडल का गर्म होना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। यानी जो लघु तरंगे हैं उनके द्वारा जो वायुमंडल है बहुत कम मात्रा में गर्म होता है, उसका प्रभाव है बहुत कम पड़ता है। तो किस कारण से क्या प्रभाव पड़ता है वो मैं बता रहा हूँ। तो उसमें मैंने बता दिया कि जो लघु तरंगों की जगह पृथ्वी से टकराने के बाद में जो दीर्घ तरंगें उत्पन्न होती है, यानी जो परावर्तित जो किरणें होती है पृथ्वी के धरातल से टकराने के बाद में, वो वायुमंडल को ज़्यादा प्रभावित करती है। तो अब जैसे ये मैं एक चित्र के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ कि जो 3 प्रक्रियाएं जो विधियां बताई थी ऊष्मा के संचालन की, परिचालन यानी कंडक्शन, और रेडिएशन यानी विकिरण, और संवहन, ये क्या होती है। तो जैसे सूर्य का प्रकाश है, ये सूर्य से पृथ्वी के धरातल तक रेडिएशन के द्वारा, विकिरण के द्वारा आता है, जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, और ये है वो लघु तरंगों के रूप में आता है, और जिसके कारण कोई भी ऊष्मा पैदा नहीं होती। आपने गौर किया होगा कि कई बार जो सामान्य ज्ञान की जो किताबों में पढ़ते हैं कि अंतरिक्ष में वहाँ तापमान माइनस में होता है, शून्य में होता है, क्योंकि वहाँ हालांकि सूर्य से वो नज़दीक है, लेकिन वहाँ जो लघु तरंगे हैं उनके कारण सूर्य वातावरण वहाँ का, और दूसरी बात वहाँ वातावरण है ही नहीं, तो वहाँ परावर्तन नहीं होगा, और परावर्तन नहीं होने के कारण सूर्य की जो गर्मी का कोई प्रभाव नहीं होता है। और दूसरी जो विधि है वो है कन्वेक्शन यानी संवहन। अब संवहन क्या होती है, द वार्म एयर राइजेज, यानी जो हवा है वो गर्म होकर के ऊपर उठती है और उसकी जगह ठंडी हवा नीचे आ जाती है। इस तरह से हवा ऊपर नीचे होती है। या एक साधारण रूप से देखा जाए तो आपने जो दैनिक जीवन में अपन ने देखा होगा कि पानी को या दूध को अपन गर्म करते हैं जब किसी बर्तन में, तो जब तापमान ज़्यादा देते हैं तो नीचे का जो पानी गर्म होने के बाद में ऊपर धाराओं के रूप में ऊपर आ जाता है, और ऊपर का जो ठंडा पानी है वो नीचे जाता है। इस तरह से धाराएँ चलती रहती है, और ये धाराएँ समुद्र में भी चलती रहती है। तो ये हो गया कन्वेक्शन। उसके बाद में कंडक्शन यानी परिचालन। इसका मतलब होता है कि जैसे गर्मियों के दिनों में, हालांकि मैं इसमें विस्तार से बता दूंगा, संपर्क में आने से, यानी हीट का जो इसमें लिखा हुआ है कि द ग्राउंड हीट्स द एयर, यानी धरातल के संपर्क में आने से हवा है वो गर्म होती है। तो ये संपर्क के कारण जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो परिचालन होता है। और ये तो तीनों बातें होगी। अब मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बता रहा हूँ कि जैसे परिचालन या कंडक्शन क्या होता है। तो परिचालन क्रिया के अंतर्गत एक अणु स्पर्श द्वारा दूसरे अणु को ऊष्मा प्रदान करता है या ग्रहण करता है, यानी आपस में एक दूसरे वस्तुओं का कॉन्टैक्ट होता है। जैसे लोहे की 2 वस्तुएं आपस में गर्म रखेंगे, पास में रखेंगे, तो एक गर्म वस्तु है उसका ताप है वो दूसरी में चला जाएगा, और ये तभी संभव है जब वस्तुओं के तापमान में भिन्नता होती है। एक वस्तु ठंडी होगी और एक गर्म होगी, तभी ये क्रिया चलेगी, और तब तक चलेगी जब तक दोनों का तापमान समान नहीं हो जाए। इसी सामान्य नियम के अनुसार जब दिन में पृथ्वी की ऊपर जो सतह है वो सौरिक विकिरण से ऊष्मा प्राप्त करके अधिक गर्म हो जाती है, तो उसके संपर्क में आने वाली वायु है वो धरातल से ऊष्मा का गमन होने लगता है, और जिसके कारण हवा गर्म होने लगती है। यानी कि जैसे जैसे सूर्य की किरणें धरातल पर पड़ती है, जो पार्थिव विकिरण होता है उसके कारण धरातल गर्म होने लगता है, और उसके संपर्क में आने वाली हवा गर्म होती है। और मरुस्थल वगैरह में जहाँ आपने देखा होगा कि लू है वो चलना शुरू हो जाती है, यानी गर्म हवा चलना शुरू हो जाती है, तो ये इसके कारण है। दूसरा कि वास्तव में वायु है वो ऊष्मा की अच्छी चालक नहीं होती है, यानी पूर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, और जिस कारण धरातल से कुछ फीट तक यानी कुछ मीटर की ऊंचाई तक ही वायुमंडल का भाग गर्म हो पाता है, उससे ऊपर का भाग है वो ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता। और जैसे वायुमंडल को ऊष्मा प्रदान करने के लिए गौण प्रक्रिया ही है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा वायुमंडल गर्म नहीं होता है, और ये क्रिया मुख्य रूप से दिन में और ग्रीष्म काल में और दिन के समय होती है। यानी जो वायुमंडल का तापमान बढ़ने की जो क्रिया होती है परिचालन के द्वारा, वो सामान्य रूप से गर्मियों में होती है, और गर्मियों में भी दिन के समय होती है। रात के समय जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंचता है, यानी रेडिएशन नहीं आता है, तो ये प्रक्रिया है वो ज़्यादा प्रभावकारी होती नहीं है। दूसरी जो प्रक्रिया थी वो संवहन यानी कन्वेक्शन। अब सौरिक विकिरण से जो ऊष्मा प्राप्त करने के बाद में धरातल गर्म होने लगता है, और जिस कारण उससे संपर्क में आने वाली जो वायु है वो गर्म होकर के ऊपर उठती है और फैलकर ठंडी हो जाती है। अब जैसे कोई भी वस्तु है वो गर्म किसी वस्तु के संपर्क में आएगी तो उसकी गर्मी वो ले लेगी, तो धरातल जब गर्म हो जाता है तो उसके संपर्क में आने वाली हवा है वो गर्म होती है, और गर्म होने के बाद में कोई भी वस्तु जब गर्म होगी, वायु गर्म होगी, तो हमेशा ऊपर उठेगी। और इसके विपरीत जब ऊपर की जो अपेक्षाकृत ठंडी वायु है वो भारी होने के कारण नीचे उतरती है, क्योंकि जब धरातल के संपर्क में आने वाली हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी तो उस खाली स्थान को भरने के लिए जो भारी वायु है वो नीचे आ जाती है। और इस तरह से ऊपर नीचे जो समन्वय धारा है वो या तरंगें हैं वो पैदा हो जाती है, और इस तरह से एक चक्र बन जाता है, और इस तरह से वायुमंडल में समन्वय तरंगों का अभिवार होता है, यानी उदय होता है या पैदा होती है। और जिससे ऊष्मा का स्थानांतरण होते रहने से वायुमंडल ऊंचाई तक गर्म हो जाता है, यानी नीचे की हवा गर्म होकर ऊपर उठती रहती है और ऊपर की ठंडी हवा नीचे आती रहती है, तो वायुमंडल है वो गर्म होता रहता है। और ये क्रिया भी सामान्य रूप से दिन के समय ही होता है,
और इस तरह से धरातल पर क्षैतिज संवन तरंगों का आविर्भाव होता है, यानी पैदा होती है। तो ये संवन के बारे में था। तीसरा जो प्रकार था, यहाँ सूर्य से जो भी ऊर्जा आती है वो रेडिएशन के रूप में आती है, और इसमें कोई भी वस्तु जब निश्चित तापमान पर विभिन्न प्रकार की उष्मा तरंगें प्रसारित करती है तो उसे विकिरण कहा जाता है। और विकिरण ये दीर्घ और लघु तरंगों के रूप में होता है। जैसे सूर्य का जो विकिरण होता है जो प्राप्त सीधा आ रहा है वो लघु तरंगों के रूप में होता है, और पृथ्वी से परावर्तित होने के बाद वो किरणें दीर्घ तरंगों के रूप में परावर्तित होती है। और विकिरण करने वाली वस्तु के आकार और तापमान पर निर्भर करता है। कुछ वस्तुएं हैं वो सूर्य के प्रकाश को पूरी तरह से वापस रिफ्लेक्ट कर देती है, यानी परावर्तित कर देती है। कुछ ऐसी होती है जो बहुत कम मात्रा में परावर्तित करके अधिकांश भाग को अवशोषित कर देती है। अब जैसे बर्फ वगैरह है उसमें जो परावर्तन की दर है बहुत ज़्यादा होती है, यानी उससे रिफ्लेक्ट होकर के सूर्य की जो किरणें वापस चली जाती है। और इसी का प्रभाव आपने देखा होगा कि सफ़ेद और काली जो वस्तु होती है वो सफ़ेद वस्तुओं में गर्मी कम लगती है, काली कुछ ज़्यादा लगती है। वो मैं आगे किसी और टॉपिक में डिस्कस करूँगा। तो अब जैसे बात कर रहे थे कि वस्तुओं का तापमान पर निर्भर करती है और वस्तु अपनी और आने वाले संपूर्ण विकिरण का अवशोषण करती है, और किसी भी तापमान पर अधिकतम ऊर्जा का विकिरण करती है तो उसे पूर्ण कृष्णिका या ब्लैक बॉडी कहते हैं। अब कोई ऐसी वस्तु हो जो तापमान का पूर्ण रूप से अवशोषण कर लेती है तो उसको ब्लैक बॉडी कहा जाता है। ये एक भूगोल का टर्म है। अब जैसे ये मैं एक सामान्य जो चित्र के द्वारा आपको समझा रहा हूँ कि जैसे ये सूर्य है, इससे जो भी किरणें निकल रही है वो लघु तरंगें आ रही है, और ये जैसे आप देखेंगे कि जो लघु तरंगें हैं वो सीधे वायुमंडल में आती है, उसको वायुमंडल को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाती, यानी उससे वायुमंडल का तापमान नहीं बढ़ता है। अब जब वायुमंडल के धरातल से टकरा करके जब ये एस्केपिंग रेडिएशन यानी जो दीर्घ तरंगें हैं परावर्तित होकर के वापस जब अंतरिक्ष में जाती है या वायुमंडल की तरफ ऊपर जाती है तो इससे वायुमंडल गर्म होता है। और यहाँ अगर वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा है, गैसों की मात्रा ज़्यादा है, तो वो उन रेडिएशन को यानी जो दीर्घ तरंगें हैं उनको रोक के रखता है, और जिसके कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। अब इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव को भी इसी चित्र के द्वारा समझा जा सकता है कि कुछ गैसें ऐसी होती है जो वायुमंडल की जो दीर्घ तरंगें हैं उनको अवशोषित कर लेती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और वो एक परत के रूप में बन जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो परावर्तित किरणें हैं वो अंतरिक्ष में नहीं जा पाती और धरातल पे बनी रहती है, और जिस कारण से इस जैसे एक ब्लैंकेट कंबल का काम करती है, और इसके अंदर का जो तापमान है वो सामान्य से ज़्यादा रहता है, और जिसको ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अब वैसे सामान्य रूप से ग्रीन हाउस का मतलब होता है कि जो बर्फीले प्रदेश होते हैं वहाँ कांच के जो घर बनाते हैं और उनमें कुछ सब्जियां वगैरह पैदा करते हैं, उसके लिए ये सब काम में लेते हैं। लेकिन पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में ये आजकल बहुत काफ़ी फेमस शब्द है, और कभी कोई कमेंट हुआ या कोई आवश्यकता हुई तो मैं आपको इसके बारे में विस्तार से एक वीडियो बना के बता दूंगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। अब ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं बता रहा था कि दीर्घ जो तरंगें हैं वो वापस अंतरिक्ष में चली जाती है। आगे देखते हैं कि आगे सूर्य की जो बाह्य सतह है, अब जैसे ये तो हो गया परिचालन और जो संवन धाराएं वगैरह, उसके बाद में विकिरण के संबंध में देखते हैं कि जो सूर्य की बाह्य सतह उस पर लगभग तापमान है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इससे अत्यधिक गर्म और अत्यधिक ताप के कारण जो प्रकाश उत्सर्जित होता है और जो गैसें बाहर ऊर्जा के रूप में निकलती है उसको विद्युत चुंबकीय रेडिएशन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं, जो पृथ्वी तक पहुँचता है। और ये विकिरण सूर्य की जो तरंगें हैं वो या प्रकाश की किरणें वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यात्रा करती है, और ये विकिरण है तरंगें सीधी दिशा में यात्रा करती है। सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी दिशा में करती है, और सूर्य से निकल करके पृथ्वी की सतह पे यानी सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर है तक पहुंचने में लगभग इनको 8.5 मिनट या लगभग 500 सेकंड का समय लगता है। आप जैसे अगर मान लो ये जैसे अपन को पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय है, तो चाल इसकी है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, और दूरी है इसकी 15 करोड़ किलोमीटर, तो उसका इसमें भाग देंगे तो लगभग 500 सेकंड समय आ जाएगा। तो इस तरह से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड का समय लगता है। अब ये तरंगें सीधे प्रभावित नहीं करती, मैंने पहले बता दिया, क्योंकि ये लघु तरंगों के रूप में आती है। अब जैसे बात कर रहे थे कि ये तो हो गए कुछ भूगोल के बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बात कर रहे थे कि सागर तल से ऊंचाई यानी जो पर्वत शिखरों पे वो तापमान क्यों घटता है। तो अब जैसे मैंने तीनों चीज़ें बता दी, तो ये रेडिएशन वाली जो बात है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वायुमंडल को जो प्रभावित गर्म करने वाली जो दो पहली जो कारक है परिचालन, और वो उनके अलावा जब विकिरण है उसके बारे में बात करते हैं कि सागर तल से ऊंचाई के साथ में तापमान घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि वायुमंडल से अपनी अधिकांश जो ऊष्मा है पृथ्वी द्वारा होने वाले विकिरण से प्राप्त करता है, और धरातल से संपर्क में आने वाला भाग अत्यधिक सर्वाधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, और ऊपर जाने पर यह मात्रा घटती है। क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि जब पृथ्वी से टकरा करके जो भी परावर्तित जो सूर्य की किरणें हैं दीर्घ तरंगों के रूप में जब रिफ्लेक्ट होती है, तो वहाँ उनके अंदर है वो वायुमंडल में जो भी गैसें हैं
उनको रोक के रखती है, और इससे क्या होता है कि उसकी ऊष्मा की मात्रा है वो बढ़ जाती है, और ऊपर जाने पे ये मात्रा, जैसे जलवाष्प मात्रा घट जाती है, तो वायुमंडल के निचले भाग में वायु की परतें मोटी होती है, जो ऊपर जाने पे पतली हो जाती है, और इस कारण से पार्थिव विकिरण का अवशोषण करने वाले जो धूल कण और जलवाष्प की अधिकता के कारण है वायुमंडल में के निचले भाग में अधिक होती है और ऊंचाई के साथ में घटती है। यानी वायुमंडल का जो नीचे वाला भाग होगा उसमें जलवाष्प ज़्यादा होगा, धूल के कण होंगे जो पार्थिव विकिरण को अवशोषित करके रखते हैं जहाँ तापमान ज़्यादा होगा। लेकिन जो जो ऊंचाई बढ़ेगी वहाँ वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बहुत कम हो जाएगी, धूल के कण लगभग नगण्य हो जाते हैं, और इस तरह से जो जो ऊंचाई पे जाते हैं तापमान कम होता जाता है। और सबसे बड़ा कारण यही हुआ कि जो सूर्य से आने वाली किरणों के कारण है वो धरातल गर्म नहीं होता है, या पृथ्वी का वायुमंडल है वो गर्म नहीं होता है, बल्कि धरातल से टकरा करके जो दीर्घ तरंगें हैं वो वायुमंडल को गर्म करती है। इसलिए जो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, लघु तरंगें हैं, वो भले ही पर्वतों पर पहले पहुँचे लेकिन वो उनको गर्म करने का काम नहीं करती। पृथ्वी के धरातल से टकरा करके जो वापस किरणें ऊपर जाती है दीर्घ तरंगें, वो वायुमंडल को गर्म करती है, और ये धीरे धीरे जो जो पृथ्वी से ऊपर की ओर जाएगी जलवाष्प की मात्रा और धूल कणों की कमी के कारण कम होगी, और जो भी रेडिएशन है वो अंतरिक्ष में चला जाता है। इस कारण से जो जो पृथ्वी से ऊंचाई पे जाते हैं वहाँ तापमान की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है, और इसलिए जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ, या जो भी ऊंचे प्रदेश होते हैं वो ठंडे होते हैं, तापमान कम होता है। तो ये मुख्य कारण था। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। मैं अगले एक वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से मरुस्थलों में दिन का तापमान बहुत ज़्यादा होता है जबकि रात का तापमान बहुत अधिक कम हो जाता है, उसका क्या वैज्ञानिक कारण है, तो उसके संबंध में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो इसी चैनल पे बने रहिए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।